हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक और नए चैप्टर की जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोगों ने उम्मीद करते हैं पढ़ लिया होगा। तो उसी के सिमिलैरिटीज के साथ इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो वही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसे आयनिक इक्विलिब्रियम कब कहा जाएगा? जब इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप हो जाए बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड, यानी कि कुछ आयंस बन चुके हैं और कुछ आयंस नहीं बने हैं, बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो आयनाइज्ड मॉलिक्यूल और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक वीक एसिड CH3COOH। वीक एसिड का मतलब ये है कि मैं जितने मॉलिक्यूल आपको दूंगा पूरे के पूरे ब्रेक नहीं होंगे। तो जब आपने इसको तोड़ा तो यह आयंस बनाएगा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये हो गए आपके अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल, सॉरी आयनाइज्ड मॉलिक्यूल, और ये हो गए अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो उसे कहा जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। एसिड बेस चीज़ें मैंने सारी आप लोगों को बता दी है, ठीक है। वो हम लोगों ने, चलो एक बार आप बता देते हैं हम आपको। अगर आप लोगों ने, आपको पहले से आती हैं आर्हेनियस, लुईस, ब्रॉन्स्टेड, ये सारी चीज़ें, तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट चैप्टर भी था हमारा एसिड बेस करके, ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी दोबारा आता है तो देख लेते हैं एक बार। तो एसिड्स क्या होते हैं? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है, जो रिवीजन भी हो जाए आपका अगर आता भी है तो। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव डोनर होते हैं। जो 9th क्लास से सुनते आए हो वही कॉन्सेप्ट किसका है? आर्हेनियस का है, ठीक है। और दूसरी बात बेस की करते हैं। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं, ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयंस रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव। ध्यान रखेंगे आर्हेनियस काम करेगा कौन से सॉल्यूशन में? सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में। जो पानी में जाके H पॉजिटिव देंगे वो एसिड, जो OH नेगेटिव देंगे वो बेस। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मेन जो है वो है ये जो अब हम सीखने वाले हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग आर्हेनियस एसिड क्या, मतलब सॉरी एसिड्स क्या होते हैं? इसके अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव, बात तो वही है सर। तो जो प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव डोनर होते हैं। और इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ये फर्क है इसमें। बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं। जो डोनेट करेगा वो एसिड, जो एक्सेप्ट कर लेगा वो बेस होता है, ठीक है। तो इस पे सवाल क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो जैसे हमारे पास है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, NH3 प्लस HCl। तो क्या होगा? NH3 के पास होते हैं लोन पेयर, HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एक एसिड है। वो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देगा किसको? नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन ने H पॉजिटिव को गेन कर लिया, तो नाइट्रोजन कैसा हो गया? बेस हो गया। जो H पॉजिटिव गेन करते हैं वो क्या होते हैं? बेस। तो अमोनिया क्या हो गया यहाँ पर? बेस। और ये एसिड, तो क्या आयन बने यहाँ पर? Cl नेगेटिव। अब इसका रिवर्स से सोचो जरा, अगर ये रिएक्शन उल्टा लिख दूं मैं, तो NH4 पॉजिटिव से अगर आप नोटिस करें, अगर आप NH3 में जाओगे तो क्या होगा? NH4 से NH3 में जाने के लिए आपको H छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर NH4 पॉजिटिव जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। Cl नेगेटिव से अगर आप HCl तक जाएंगे तो ये H को एक्सेप्ट करेगा, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस। तो होता क्या है, जो अभी बेस है वो बाद में एसिड है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे ही जो अभी एसिड है वो बाद में उसका जो आयन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस। तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब पेपर में सवाल ये भी होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पूछते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने आपको Cl नेगेटिव लिख के दिया, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि एसिड है या बेस? तो आप कहोगे बेस है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है। अब मैं पूछूंगा इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, इसका उल्टा एसिड क्या है?
तो कॉन्जुगेट एसिड, तो इसका बेस का एसिड बनाने के लिए उसमें क्या लगा दोगे H, तो आप बोलोगे HCl। ऐसे ही मैंने आपसे कहा SO4 2 नेगेटिव एसिड है या बेस, तो आप बोलोगे सर ये तो H है ही नहीं इसके पास, ये तो H को एक्सेप्ट कर सकता है तो ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा H लगा दो, 2 H लगा दिए तो तुमने H2SO4। क्लियर हुआ। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव क्या है बेस है, इसका एसिड क्या होगा H2CO3। एक लास्ट एग्जांपल, लेट सपोज आपके पास है HSO4 1 नेगेटिव, मैंने वहां पे भी बताया था एसिड बेस से प्रोबेबिलिटी की एक सवाल आ जाता है। तो HSO4 1 नेगेटिव, अब HSO4 1 नेगेटिव को देखकर आप मुझे बताइए कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, ये एसिड है या बेस है। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसके पास तो H है, H हटा देता हूं मैं इसमें से, इसका मतलब ये H डोनेट कर सकता है, तो सर इसका मतलब वो एसिड है। किसी ने कहा यार नेगेटिव भी तो है सर इसके पास, अगर नेगेटिव है तो सर ये H को गेन भी तो कर सकता है, तो कैसे नेचर का हो गया दोनों, एसिड भी और बेस भी। तो मैं अगर पूछूं इसका कॉन्जुगेट बेस तो आंसर ये, मैं पूछूं इसका कॉन्जुगेट एसिड तो आंसर ये, तो दोनों तरफ से बिहेव भी किया जा सकता है। एक और सवाल, आपके पास H2O है, अगर H2O ने H को गेन कर लिया तो क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, तो उस टाइम पर ये किसकी तरह काम करेगा H2O आपका बेस की तरह, क्योंकि उसने क्या करा है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है। अगर ये अपने अंदर से H पॉजिटिव निकाल देता है तो ये बनता है OH नेगेटिव, तो उस टाइम पे H2O किसकी तरह काम करेगा एज अ एसिड। तो मैं अगर आपसे पूछूं H2O का कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो कॉन्जुगेट एसिड ये हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लुईस एसिड बेस तो ऐसे ही सुन लो, ठीक है, ऑर्गेनिक में भी पढ़े हैं, कई जगह पढ़ लिया हमने। तो लुईस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक देख जरूर लेना, ठीक है, उसके बाद भी अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं देखा है तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, चलो बता ही देता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, जैसे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है AlCl3, जो इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते थे ना हम ऑर्गेनिक में वही होते हैं, BF3, या फिर जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हो जैसे SO2 SO3 CO2, ठीक है, ये सब। ऐसे ही लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो ये रिच होंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, ऊपर वाले इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डोनर में कौन आ जाएंगे जैसे अल्कोहल, क्योंकि लोन पेयर होते हैं इनके पास। ऐसे ही RNH2 एमाइंस होते हैं हमारे पास, RNH2 आ सकता है इसमें, और H2O भी आपका बेस की तरह एक्ट कर सकता है, लोन पेयर है। ऐसी नेगेटिव वाली स्पीशीज होती हैं, OH नेगेटिव हो सकता है, NH2 1 नेगेटिव हो सकता है, तो ये सब बेस की तरह काम करेंगे, लुईस बेस। क्लियर है इतनी बात। तो एसिड बेस आपने समझ लिए हैं, अब बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स के बारे में आज कुछ नई बातें तुम लोग समझोगे। तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि ना ही वो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो दूसरे कौन से होंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे, हैं तो सॉल्ट लेकिन कैसे नेचर के, एसिडिक हैं, एसिडिक सॉल्ट। और तीसरे क्या होंगे फिर, बेसिक सॉल्ट होंगे। और चौथे क्या होंगे आपके, मिक्स्ड सॉल्ट। और भी होते हैं, डबल सॉल्ट भी होते हैं, मोहर सॉल्ट भी होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हो। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वो न्यूट्रल कंप्लीट हो जाता है। जैसे एक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, एक NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, इससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि NaCl कैसे नेचर का है, न्यूट्रल है। आई बात समझ में। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा वीक बेस से, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर रहेगा वीक बेस से। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl और वीक बेस ले लेते हैं NH4OH, इन दोनों को न्यूट्रलाइज करोगे तो क्या बनेगा NH4Cl। तो
अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका कैसा सॉल्ट होता है, फिर एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो तुम सॉल्ट को देखकर पहचान सकते हो। बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड में हमें एसिटिक एसिड ध्यान आता है बार बार, कार्बोनिक एसिड भी होता है वैसे। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लो, तो OH और H बाहर कर दो, COH से H चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा, तो क्या बनेगा? सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COONA। तो कैसे नेचर का होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। तो इस तरीके के हमारे पास सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिक्स्ड सॉल्ट में। मिक्स सॉल्ट को अलग से समझा देते हैं। अब देखो मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं हमारे पास। मिक्स्ड सॉल्ट्स, तो इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड सॉल्ट तब बनते हैं जब एक एसिड न्यूट्रलाइज किया जाए दो अलग अलग बेस से, या फिर इसका उल्टा हो, एक बेस हो उसमें दो टाइप के एसिड डाले जाएं, तो उनसे बनने वाले सॉल्ट क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर आप इसको सही तरीके से लिखें तो ये तरीका सही नहीं है लिखने का। तरीका इसका यही है, OCl और फिर एक Cl अलग, तो एक Cl अलग होता है एक ऑक्सीजन के साथ। अब इसे तोड़ो जरा, Ca कहाँ से आया होगा? Ca आया होगा बेस से। कौन से बेस से? CaOH का होल ट्वाइस। और ये ClO कहाँ से आया होगा? HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये खाली एक Cl कहाँ से आया होगा? HCl। तो दो एसिड और एक बेस, तो इसे बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, NaKCO3। Na कहाँ से आएगा? NaOH से। K कहाँ से आएगा? KOH से। दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन CO3 जो है वो आता है कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। तो ऐसे सॉल्ट को कहा जाता है मिक्स्ड सॉल्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के आयंस कौन कौन से होते हैं? वाटर के आयंस होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो इसे बोलते हैं KW। जैसे Kc होता है वैसे ही होते हैं भी। तो है तो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फैमिली के, बस थोड़ा थोड़ा डिफाइन करने का तरीका बदलता रहता है। इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो KW की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। बहुत तेज इंक्रीज तो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे KW बढ़ेगा, क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ जाता है और टूटेंगे, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के आयन की कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगी। तो लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पे, 25 के बाद 90 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 हो जाती है, थोड़ा सा और ब्रेक हो जाता है। उसके बाद ये तो बात हुई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। यहीं से हम pH निकालना सीखते हैं। तो pH जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उस पर बात करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ pH, तो pH का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, 10⁻⁻14 आया है ना, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब इन दोनों की हाफ हाफ रहा होगा, 10⁻⁻7 10⁻⁻7, तभी तो 10⁻⁻14 आया होगा। तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? वाटर से आता है अगर, तो कितनी होती है? -7 होती है। तो pH का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे आप निकालें वाटर का pH तो क्या होगा? -log ऑफ H पॉजिटिव कितना है वाटर से आने वाला? 10⁻⁷। जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो -7 आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस रहेंगे तो 7, अंदर बचेगा log कितना? 10, और log 10 कितना होता है? 1। तो pH वैल्यू कितनी आ गई? 7। हम जानते भी है कि वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो pH वैल्यू कितनी आ रही है? 7। यहीं से हमारा स्केल डिसाइड होता है। तो आते हैं चलो कुछ क्वेश्चंस पे। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इसका pH निकालना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी होगी पेपर में 0.1 मोलार HCl, कहेंगे इसका pH कैलकुलेट करो, इसका pH निकालना है। तो क्या करेंगे आप? देखिए, जब आप एक HCl को ब्रेक करोगे तो उससे H पॉजिटिव भी एक ही मिलेगा। अगर 0.1 HCl ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव भी कितना मिलेगा? 0.1 ही मिलेगा। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं,
pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव मतलब 0.1। 0.1 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1 है ना, एक ही पॉइंट है ना, तो 10 की पावर -1 जो कि पावर में होता है वो मैंने कहा था अभी आगे आ जाता है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अंदर क्या बचा सिर्फ log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो pH वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1 आ गई। ठीक है, तो एसिडिक है बता भी सकते हैं आप, तो देख के भी बता दो कि फिलहाल pH वैल्यू हमने बताई है। दूसरा सवाल है, हमारे पास है 0.05 मोलर H2SO4। अब आप देख सकते हैं कि H2SO4 में तो 2 H होते हैं, अगर एक H2SO4 टूटेगा तो 2 मिलेंगे, तो 0.05 टूटेंगे तो उसका ट्वाइस मिलेगा 0.05 का, तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 10 यानी कि 0.01। ठीक है, एक सेकंड कहाँ गए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसे 2 5 सा 10 हो जाएगा, पॉइंट 2 के बाद लगाए तो ये हो जाएगा 0.10, तो 0.10 यानी कि ये आ गया। आप सॉल्व कर लोगे इसका pH भी कितना आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से हमें सॉल्व इसे करना होता है। लॉग के बहुत भयंकर क्वेश्चन करने के चक्कर में मत पड़ जाना तो। अब अगर किसी बेस का pH निकालना हो, निकालना pH ही है 0.01 मोलार NaOH। अब बेस के लिए तो POH निकालना चाहिए ना, तो पहले POH ही निकालेंगे, लेकिन पेपर में तुमसे pH पूछेगा, तो POH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H की जगह क्या आ जाएगा OH नेगेटिव। NaOH से एक NaOH 1 OH नेगेटिव देगा तो 0.01 देगा, तो log 0.01 का मतलब है 10 की पावर -2, 2 के बाद है ना पॉइंट, -2 आगे आ जाएगा तो 2 बचेगा, और अंदर बचेगा log 10, और log 10 तो तुम्हें पता है कितना होता है, 1 होता है, तो POH कितना आया है, 2 आया है। लेकिन पेपर में POH नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछता है POH, आपने शायद सुना भी पहली बार हो। तो pH निकालना है तो इसे आपने क्या करना पड़ेगा, 14 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12, तो ये pH कितना हो गया इसका, 12 हो गया। आई बात समझ में, तो इस तरीके से हमें pH कैलकुलेशन करना होता है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, एक फॉर्मूला आपने याद रखना है Kw यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Ka मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर हमारे पास एसिड वीक होते हैं तो वहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट को कहा जाता है Ka, और बी वाले के लिए कहा जाता है Kb। इसका अपने आप में भी फॉर्मूला होता है, Ka इज इक्वल टू होता है C∆2/1 - ऐसे ही Kb का भी होगा, बस वो किसके लिए हो जाएगा, वीक बेस के लिए होगा। अगर हमें pH निकालना हो किसी वीक एसिड का तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको चाहो तो बस आप फॉर्मूले को याद रख लेना, पेपर में क्वेश्चन तो नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला पहचानने के लिए, अगर गलती से दे दिया तो दे दिया वाली बात है। तो ये होता है वीक एसिड के लिए। बेस के लिए निकालना होगा तो POH निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो pKa क्या होता है, जैसे pH होता है ना वैसे pK है। pH को क्या लिखते हो, pH को लिखते हो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो pKa को क्या लिखोगे, pKa को लिखोगे माइनस लॉग ऑफ Ka, और मैंने Ka अभी बता दिया क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट की। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट। देखें आपने क्या किया, ये एक हमारे पास बीकर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम बना है इसके अंदर, तो इसमें मैंने रखा है CH3COOH को, जो कि एक वीक एसिड है। तो जब ये टूटेगा तो कौन कौन से आयन्स बनेंगे, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये आयन इसमें बने हैं। क्लियर हुआ। अब मैं इसमें बाहर से CH3COO Na डाल देता हूँ, जबकि CH3COO Na तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो इक्विलिब्रियम नहीं बनाता है, वो तो पूरा टूट जाता है। तो CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ली-चार्टिलियस प्रिंसिपल। हमने कहा था कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज किया जाएगा तो ये उसका अपोज करेगा। तो नीचे वाली इक्वेशन को देखो और ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, कौन से दो आयन सेम है, तो आपको नजर आएगा कि सर ये दोनों आयन तो सेम है। तो इसका मतलब
आप क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम के अंदर आप किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो फिर, CH3CO नेगेटिव, Na से उसे कोई मतलब नहीं है, उसे CH3CO Na से कोई मतलब नहीं है। इक्विलिब्रियम को ऐसा लगेगा कि मेरे पास CH3CO नेगेटिव है और बाहर से कोई और भी CH3CO नेगेटिव लेके आ रहा है, तो इससे इक्विलिब्रियम क्या करेगा, CH3CO नेगेटिव को कम करने की कोशिश करेगा और उसके लिए उसे पीछे जाना पड़ेगा। तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। क्लियर हुआ। उसके बाद ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अब इसमें तुम लोग क्या करो, HCl मिलाओ, फिर मुझे बताओ कॉमन आयन इफेक्ट कौन लगा रहा है। पेपर में सवाल ये हो सकता है कि कॉमन आयन इफेक्ट कौन लगा रहा है, इसमें कौन से आयन्स कॉमन आयन इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो अगर आप CH3CONA डालते हो तो CH3CO नेगेटिव। अब नीचे वाले को देखो, अब ऊपर वाले को छोड़ दो। अब अगर हम इसमें HCl डालते हैं तो कौन से आयन सेम है, फिर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो हमेशा कॉमन आयन इफेक्ट से रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड जाती है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हुआ। तो ये चीजें थी इसमें। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसे कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं और दूसरे लेक्चर में इसके हम क्वेश्चंस देख रहे होंगे, तो फिर ये चैप्टर भी आपका पैक हो जाएगा। बहुत सिलेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करा रहा हूँ, तो इनको आपने देख के जाना है। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन बना दिया जाता है जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करने से उसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब एसिड डाल रहे हो फिर भी वो उसका पीएच नहीं बदल रहा है, तुम बेस डाल रहे हो पीएच नहीं बदल रहा है, थोड़ा सा डालने पर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक होता है एसिडिक बफर, जहां पे एसिड का बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है, एसिडिक बफर। इसमें करना क्या होता है, एक लेते हैं वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H हटा दो तो CH3CO नेगेटिव, CH3CONA भी ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है। कोई वीक एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही बेसिक बफर क्या होगा, बेसिक बफर इसका उल्टा हो जाएगा, एक वीक बेस लेंगे जैसे NH4OH और उसका कॉन्जुगेट क्या ले लेंगे, उसका कॉन्जुगेट एसिड ले लेंगे। तो NH4OH CH3COH में से तुमने H हटाया, CH3CO नेगेटिव बना, यहाँ से OH नेगेटिव हटा दो, क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। क्लियर हुआ। तो इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे भी NH4Cl लिखा जा सकता है, बेसिक बफर कहा जाएगा। क्लियर हुआ। तो बेसिक बफर और एसिडिक बफर क्या होते हैं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट भी है इक्विलिब्रियम में, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट और दूसरा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिंपल सवाल होते हैं, सवाल मिल जाते हैं, एक बार देख लोगे हमेशा बना पाओगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है Ag2CO3 का, इसे ब्रेक करना आना चाहिए। देखिए Ag की वैलेंसी होती है 1, कितने Ag हैं 2, CO3 होता है 2 नेगेटिव और एक ही CO3 है। अब सॉल्युबिलिटी लेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी है S, 2 मोल्स हैं तो 2S, इसकी सॉल्युबिलिटी 1 क्योंकि एक ही है। अब KSP दिखाते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का नोटेशन। तो होता क्या है, Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी इनटू कार्बोनेट आयन की सॉल्युबिलिटी, कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 लगा दिया जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो पावर में 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s की पावर 2 और यहाँ पे s की पावर 1, तो 2s स्क्वायर कितना हो गया, 4s स्क्वायर हो गया और इंटू s, तो ये हो गया 4s क्यूब। तो ये निकल गया आपका KSP 4s क्यूब। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है, तो कर लोगे, ब्रेक करना आना चाहिए बस, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप वीडियो क्लियर हो गई होगी, तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहो। कुछ ही दिन बचे हैं बस, आग लगा दो बिल्कुल, ठीक है, पूरी जी जान लगा दो।